एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग आपका सीए इंटर जनवरी 27 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं जीएसटी का। ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स आपका चैप्टर नंबर 9 है। दादू देखो, अपन ने वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा है, टाइम ऑफ सप्लाई देखा है एंड इसके अलावा हमने देखा है प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि किस वैल्यू पे आपका जो टैक्स है वो पे किया जाता है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस पे आपका जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो रही है। ओके, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि कौन से लोकेशन पे, कौन से प्लेस पे, कौन से स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप जीएसटी है, आपका जो टैक्स है, आप गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा, टाइम ऑफ सप्लाई देखा, प्लेस ऑफ सप्लाई देखा है। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 9 आपका है पेमेंट टैक्स, इनमें हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि आप जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जो जीएसटी पे कर रहे हो, वो कैसे पे किया जाता है, क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, कहाँ से आप पे करोगे, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये कॉन्सेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे और वीडियो भी सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ठीक है, पढ़ते हैं रिलेवेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे, डेफिनेशन समझना जरूरी है, क्या इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, तभी आपको हर चीज क्लियर हो पाएगी। ठीक है, पहले हम देखेंगे आउटपुट टैक्स। पहले आउटपुट टैक्स देखेंगे, फिर इनपुट टैक्स देखेंगे। आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है? मीन्स GST chargeable on taxable supply of goods or services by a taxable person or by agent of a taxable person। जो भी सप्लाई होता है, कौन सा सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई जो भी हो रहा है, चाहे वो सप्लाई गुड्स का है, चाहे वो सप्लाई सर्विस का है, मेक श्योर आपको ध्यान रहे कि टैक्सेबल रहना चाहिए आपका सप्लाई। टैक्सेबल है तभी तो टैक्स लग रहा है ना। अगर कोई सप्लाई है जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, या कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, वो आपके आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में यहाँ नहीं आ रहा है। आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, टैक्सेबल सप्लाई आप जो भी कर रहे हो, कौन कर रहा है? कोई एक टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई बंदा ऐसा है जो टैक्सेबल ही नहीं है जीएसटी लॉ में, तो वो तो क्या ही टैक्स पे करेगा ना गवर्नमेंट को। तो जो है सप्लाई टैक्सेबल रहना चाहिए। कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन जो है वो करेगा, या फिर हो सकता है इस टैक्सेबल पर्सन का कोई एजेंट है, वो भी कर सकता है। ठीक है, that output tax means GST which is chargeable on taxable supply of goods and services by a taxable person or by agent of such taxable person। ठीक है, अंडरस्टूड। क्या नहीं आता है, क्या एक्सक्लूड किया गया है आउटपुट टैक्स में? टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सपोज मैं सप्लायर हूं, करेक्ट? ठीक है, AB, मैं सप्लायर हूं, मैं कर रही हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हो, मेरा मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, ए भी एक टैक्सेबल पर्सन है, और जो मैं सप्लाई कर रही हूँ वो सप्लाई भी टैक्सेबल है। करेक्ट? ठीक है, नाउ नाउ जब मैं ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ, कोई भी रिसिपिएंट। ठीक है, रिसिपिएंट भले ही टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी हो सकता है रिसिपिएंट तो, लेकिन मैं सप्लाई जो कर रही हूँ AB, वो सप्लायर टैक्सेबल पर्सन रहना चाहिए और मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सप्लाई पे। करेक्ट? ठीक है, अब हो सकता है मैं AB, कुछ सप्लाईज ऐसे है मेरे जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। सपोज मैं अगर कोई जीटीए, मान लो AB कोई जीटीए है और जीटीए सर्विसेज पे आपको पता है आरसीएम एप्लीकेबल है, हेंस 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 हेंस
जब आरसीएम एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो जो रिसिपिएंट रहेगा वो टैक्स पे करेगा। टैक्स लाइबिलिटी रिसिपिएंट की होगी, क्यों? क्योंकि आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर एबीजीटीए सर्विसेज दे रही है, मतलब मेरी सर्विस जो है, भले ही मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरी सर्विस जो मैं सप्लाई कर रही हूँ टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स अंडर आरसीएम है, टैक्स अंडर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो मेरे आउट टैक्स में जो भी मैं आउटपुट टैक्स, मेरा आउटपुट मतलब जो जा रहा है, जो टैक्स में गवर्नमेंट को देने वाली हूँ, मेरे आउटपुट टैक्स में आरसीएम वाला टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे वो पे करना ही नहीं है, वो रिसिपिएंट को पे करना पड़ता है। करेक्ट? सप्लाई मेरे तरफ से हो रहा है, लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल है, रिसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। हेंस RCM, tax payable on reverse charge basis, is excluded from your output tax। मैं फटाफट शॉर्टकट में फिर से बता दूं, आउटपुट टैक्स का मतलब वो है जो टैक्सेबल सप्लाई मैं कर रही हूँ, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, उस पर जो मैं जीएसटी पे करने वाली हूँ, या मेरा कोई एजेंट वो भी पे कर सकता है। क्या हटाया गया है? टैक्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। अगर कोई सप्लाई है जिसपे आरसीएम थ्रू टैक्स पे करना है, वो आपके टैक्स का पार्ट नहीं बनता। ठीक है? अंडरस्टूड? नाउ वी विल लर्न व्हाट इज इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स के बाद। ठीक है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड और यूनियन टेरिटरी टैक्स charged on any supply of goods or service or both made to him and includes, और क्या इंक्लूड करते हैं इनपुट टैक्स में? ये कोई भी टैक्स, चाहे आपका सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, या आपका यूटीजीएसटी है, एनी ऑफ दिस टैक्स, एनी ऑफ these taxes is part of your input tax, any of these taxes is part of your input tax। करेक्ट? इसके अलावा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के अलावा क्या क्या इंक्लूड होता है इनपुट टैक्स में? इनपुट टैक्स में जो आप इंपोर्ट करते हो, जब गुड्स, अगर मैं कोई गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ, हमें पता है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है, या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, इनके अलावा अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इंपोर्ट गुड्स का है चाहे सर्विसेज का हो, इन सब पे कौन सा टैक्स चार्ज होता है? आईजीएसटी चार्ज होता है। ये मैंने पहले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, चार्ज ऑफ जीएसटी में आपको पढ़ा दिया है। करेक्ट? ठीक है? तो इंपोर्ट अगर आप कोई गुड्स का कर रहे हो, उस पे जो आईजीएसटी एप्लीकेबल है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इनपुट टैक्स। करेक्ट? ठीक है? ये हो गया। सेकेंड, टैक्स पेएबल अंडर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन नंबर 9, मतलब जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट है, जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट है, उनके अंडर जो भी टैक्स पेएबल है, एनी टैक्स पेएबल अंडर प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट इज इंक्लूडेड इन योर इनपुट टैक्स। थर्ड, एनी टैक्स पेएबल अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन नंबर 5, मतलब आपका जो आईजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी टैक्स आप पे करने वाले हैं, वो आपका इनपुट टैक्स का पार्ट बनेगा। ठीक है? इसके अलावा द टैक्स पेएबल अंडर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 9 ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सेक्शन नंबर 9 का सीजीएसटी और सेक्शन नंबर 9 का एसजीएसटी, मतलब ये तीन एक ही है। 2, 3 और 4 पॉइंट आप कैसे याद रखोगे? एनी टैक्स विच इज पेएबल अंडर आईजीएसटी एक्ट, under CGST Act and under SGST Act is included in your input tax। ठीक है? ये पॉइंट अलग से याद रखना है। कौन सा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आप आईजीएसटी पे कर रहे हो, वो आपके इनपुट टैक्स का पार्ट बन रहा है। एंड फिफ्थ इज एनी टैक्स पेएबल अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 7, मतलब आपका यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर अगर आप कोई भी टैक्स पेमेंट करने वाले हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनपुट टैक्स। ठीक है? क्या हटाया गया?
क्या हटाया गया है? डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स पेएबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई बंदा है, सेक्शन नंबर 10, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन याद होगा थोड़ा सा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले लोग आईटीसी कलेक्ट ही नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले लोग आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज जाओ कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी वाला बंदा कोई भी टैक्स पे कर रहा है, वो इनपुट टैक्स का पार्ट नहीं बनेगा। हमने जब कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी तभी ये चीज भी समझ ली थी वहीं पे, ठीक है, फिर से अभी बता दिया। इनपुट टैक्स में क्या क्या आया? एनी टैक्स पेएबल अंडर सीजीएसटी एक्ट, एनी टैक्स पेएबल अंडर एसजीएसटी एक्ट, एनी टैक्स पेएबल अंडर आईजीएसटी एक्ट, एनी टैक्स पेएबल अंडर यूपीजीएसटी एक्ट, और any IGST which is payable on import of goods। अभी अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा है, सर्विस तो नहीं लिखा है, तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस का नहीं इंक्लूड होगा इनपुट टैक्स? नहीं होगा। क्यों? चैप्टर नंबर 2 सप्लाई में हमने पढ़ा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर आरसीएम। हमेशा आरसीएम एप्लीकेबल होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, एंड जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, सामने वाला बंदा जो रिसिपिएंट है वो टैक्स लाइबिलिटी के लिए उस पे ऑब्लिगेशन है टैक्स लाइबिलिटी पे करने की। हेंस आपका जो आरसीएम वाला पार्ट है वो इनपुट टैक्स में इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप करोगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनपुट टैक्स। ठीक है, हो गया इजी। आउटपुट टैक्स हमने समझ लिया क्या है, जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ। इनपुट टैक्स क्या है? जिसका मैं क्लेम करने वाली हूँ, इनपुट टैक्स का क्लेम करने वाली हूँ गवर्नमेंट से, ठीक है, वो हो गया इनपुट टैक्स। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज ऑथोराइज्ड बैंक। ऑथोराइज्ड बैंक शैल मीन अ बैंक और ब्रांच ऑफ बैंक। बैंक भी हो सकता है, बैंक का कोई ब्रांच भी हो सकता है जिसको अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट ने टू कलेक्ट टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट। गवर्नमेंट के तरफ से क्या है? अथॉरिटी है। किसे है? बैंक को भी हो सकती है, किसी बैंक के ब्रांच को भी हो सकती है। क्या है अथॉरिटी? क्या है? टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी है। क्योंकि आप जब जीएसटी पे करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जीएसटी पे करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे आपको आपका बैंक डिटेल्स होता है, सब कुछ दिया होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एंड थ्रू बैंक आप जीएसटी पेमेंट करते हो। तो गवर्नमेंट ने जिस भी बैंक को अथॉरिटी दी है, चाहे बैंक है चाहे बैंक का कोई ब्रांच है, जिस भी बैंक को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, क्या अथॉरिटी दी है? जो अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट है, मतलब कोई भी टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ सेस हो सकता है, कोई पेनाल्टी हो सकता है, कोई और चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। इस एक्ट में जो भी अमाउंट पेएबल है, तो गवर्नमेंट ने अगर किसी बैंक को या ब्रांच को अथॉरिटी दी है कि हाँ आप ये कलेक्ट कर सकते हो, बैंक हो गया ऑथोराइज्ड बैंक। ठीक है, अंडरस्टूड। ये आपके डेफिनेशंस का पार्ट हो गया। कुछ छोटी मोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझे। मेक श्योर आप ध्यान देके अच्छे से समझो। देखो, पेमेंट्स आपको जीएसटी रीजन में पे करने होते हैं। कौन से टैक्सेस पे करने होते हैं? अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, बेसिक वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ा दिया था, बेसिक है, देखो फिर से बताती हूँ। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सप्लाई कर रही हूँ, सो विच टैक्स इज टू बी पेड? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज टू बी पेड, करेक्ट। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर मैं कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, having components of both CGST and SGST। हमने पढ़ा था IGST is sum total of CGST and SGST। अगर CGST का रेट 3% है, SGST का भी रेट 3% है, हेंस आपका IGST का रेट जो है वो 6% रहेगा। Having components of both CGST and SGST, IGST is to be paid for every interstate
सप्लाई एंड वेरेवर एप्लीकेबल, जहां भी एप्लीकेबल है आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पेनाल्टी, फीस एंड एनी अनदर अमाउंट इज ऑल्सो टू बी पेड। कब कब? फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने टैक्स पेमेंट में डिले किया है, टैक्स पेमेंट करने में अगर आपने डिले किया है, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी। आपने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, पकड़े गए, कोई गलत काम कर रहे हो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, गवर्नमेंट आपसे पेनाल्टी भी लेगी, हर चीज लेगी, ठीक है। तो अगर वेरेवर एप्लीकेबल जो भी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, अदर चार्जेस है वो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी रिजिम में आप टैक्सेस पे करते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आप सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करते हो, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आप आईजीएसटी पे करते हो। अब जो पेमेंट प्रोसेस है, जीएसटी की जो पेमेंट प्रोसेस है, उसके कुछ की फीचर्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स है या की फीचर्स है, ठीक है। किस चीज के? पेमेंट के प्रोसेस की, जीएसटी पेमेंट की जो प्रोसेस है उसके फीचर्स है, उसके बेनिफिट्स है, क्या है, क्या है? पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिकली generated challan from GST and common portal in all modes of payment and no use of manually prepared challan। पहली चीज तो ये है कि जो भी आप जीएसटी पेमेंट करते हो, इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉनिकली चालान जनरेट होती है, कोई मैनुअल काम आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली है, तभी तो ऑथोराइज्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है ना, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली है, एक चालान जनरेट होती है फॉर जीएसटी कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट। लेकिन कोई मैनुअल चालान प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट है क्या जीएसटी में? नहीं है, आप कोई चालान मैन्युअली जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर है उसको फैसिलिटी दी गई है कि आप कभी भी, कहीं से भी, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें टैक्स पेमेंट जो है वो कर सकते हो, हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई बर्डन नहीं है, हैसल फ्री पेमेंट है, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट से कहीं से भी और कभी भी ड्यू, लेकिन विद इन ड्यू डेट, कभी भी कहीं से भी आप हमें टैक्स पे कर सकते हो, आपको ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है? कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, सेम ही है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, कन्वीनियंट होता है, आपको बैंक में जाके लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट है, कन्वीनियंट है, ठीक है। फोर्थ, रियल टाइम डेटा टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, आपको कोई फाइल्स जमा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जीएसटी पोर्टल पे आपका पूरा डेटा रियल टाइम बेसिस पे आपको मिलेगा, मतलब आज अभी के टाइम पे आपका जो भी डेटा है, रियल टाइम बेसिस पे आपका टैक्स कलेक्शन का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको जीएसटी पोर्टल पे मिल जाएगा, आपको कोई कागज, कोई फाइल्स जमा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फीचर, की फीचर बोलो या बेनिफिट बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट अकाउंट। अरे जब इतना हैसल फ्री है, इतना हैसल फ्री है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, हैसल फ्री है, ठीक है, तो रेवेन्यू तो गवर्नमेंट के पास में फास्ट चला ही जाएगा, तो एक बेनिफिट गवर्नमेंट को भी है कि टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट अकाउंट में फास्ट चला जाता है, फास्टर रेमिटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, जो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने के वजह से सारे ट्रांजेक्शन जो है पेपरलेस हो गए, ठीक है। स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली है, तो अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, जो भी आपको गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, किसी अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करनी है, जो आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, स्पीडी हो गए है हर चीज, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन ऑफ ऑल रिसीट्स, जब हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली है तो रिकंसिलेशन अगर आपको किसी चीज का करना है, चाहे रिसीट्स का हो, चाहे पेमेंट्स का हो, वॉट एवर रिकंसिलेशन यू हैव टू डू, आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। 9, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि बैंक वालों को भी झंझट नहीं है कि लोग लाइन में खड़े हैं, पब्लिक जमा हो रही है बैंक में, ये वो नथिंग, क्योंकि अगर
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं रहा, तो ड्यू डेट के दिन तो सारी की सारी पब्लिक एक साथ बैंक में जाके खड़ी हो जाएंगी, बैंक वाले के भी हाल खराब हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो बैंक्स के लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी प्रोसीजर सिंप्लीफाइड हो गया है, बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हर चीज हो रही है। एंड वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान का वेयर हाउसिंग आपका 10th पॉइंट, टोटल 10 फीचर्स है या बेनिफिट्स है, आप जो भी बोलो, किसके, पेमेंट प्रोसेस के, जीएसटी के। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। 5 6 7 जो भी पॉइंट्स है आपको याद रहने चाहिए, पूरे 10 याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्या क्या है, चालान इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होती है, मैनुअल नहीं होती है, ठीक है। जो टैक्स पेयर है उसको फैसिलिटी दी गई है, हैसल फ्री, एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। थर्ड, पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है इसलिए कन्वीनियंस है, ठीक है। फोर्थ, रियल टाइम डेटा, आपका जितना भी टैक्स कलेक्शन का रियल टाइम डेटा आपको सब कुछ जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, गवर्नमेंट को फैसिलिटी है कि हर चीज उनके अकाउंट में पैसे जो है फास्ट पहुंच जाएंगे, पेपरलेस ट्रांजेक्शन से, ठीक है। पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इसलिए आपकी अकाउंटिंग, आपकी रिपोर्टिंग, आपके रिकंसिलिएशन, हर चीज फास्ट और इजी हो गए, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स को भी जो है उनके लिए भी आसानी हो गई है, प्रोसीजर सारे सिंप्लीफाइड हो गए, और आपके जो भी चालान, जितने भी डिजिटल चालान है, कोई मैनुअल चालान का कंसेप्ट है ही नहीं जीएसटी में, जितने भी डिजिटल चालान है उनका सबका वेयर हाउसिंग आपके पास में रहेगा। ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। अभी तक आप ऐसा समझो, हमने डेफिनेशन देखी और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझा है क्या है टैक्स रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, हर चीज आराम से अच्छी से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है वो समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका जीएसटी पोर्टल पे एक अकाउंट रहेगा, जहां आप जो भी डिपॉजिट करोगे, जो भी डिपॉजिट करोगे, क्या डिपॉजिट करते हो आप, टैक्स डिपॉजिट करते हो, या अगर आपको कोई रिसिप्ट है, हो सकता है आपको कोई टैक्स का रिफंड मिलने वाला हो, करेक्ट, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट्स है या जो भी आपके रिसिप्ट्स है एंड यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लाइबिलिटी आर मेंटेन, मतलब आप जो भी डिपॉजिट करोगे, जो भी पैसा आपका यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी पैसा आपका यहाँ पे अवेलेबल है, आप पड़े थोड़ी रहने दोगे, खुद का पैसा यूटिलाइज तो करोगे ना। किस चीज के लिए यूटिलाइज करोगे, जीएसटी पोर्टल में ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा है, टैक्स ही आपने डिपॉजिट किया है, टैक्स का ही आपकी रिसिप्ट है सब कुछ, तो तो टुवर्ड्स द लाइबिलिटी, मतलब जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसके टुवर्ड्स ही तो यूटिलाइज होगा वो पैसा, करेक्ट, ठीक है। क्या आप वहां से वो पैसे निकाल सकते हो, नहीं, आप वहां से वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कोई बैंक अकाउंट नहीं है ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां से आप पैसा निकाल लो, ये आपके जीएसटी पोर्टल पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, जहां आपके सारे डिपॉजिट्स और रिसिट्स और उन पैसों को, उस डिपॉजिट्स को, उस रिसिट्स को आपने पेमेंट करने के लिए, क्या पेमेंट, टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए कितना अमाउंट यूटिलाइज किया है, वो सारी डिटेल्स भी लिखी होती है। देखो डायग्राम में समझो, कैश रिसीट्स आपकी जो भी क्रेडिट हो रही है, आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, ठीक है। उसके अलावा टीडीएस, टीसीएस भी हो सकता है, कोई अमाउंट आपने टीडीएस का या टीसीएस का डिपॉजिट किया हो वो भी उसमें हो सकता है, ठीक है। कैश रिसीट्स यूजिंग ऑनलाइन मोड्स ऑफ ओटीसी डिपॉजिट, कोई अगर आपने ओटीसी डिपॉजिट किया है ऑनलाइन मोड में वो भी हो सकता है, जो आपके टैक्सेस डिपॉजिट किए हुए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, यूटीजीएसटी, एंड इनके अलावा आपके जो टीडीएस, टीसीएस आप कलेक्ट करते हो, डिडक्ट करते हो, वो भी अपने डिपॉजिट कर रखा होगा, ये सब कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखाई देगा, कहाँ, आपके क्रेडिट साइड में, करेक्ट, ठीक है। मतलब जमा हुआ ना, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग समझते हो ना, डेबिट क्रेडिट, ये एक लेजर है डेबिट क्रेडिट, ठीक है।
एंड आप जो पेमेंट करते हो, लाइबिलिटीज जो है, आपके एक्सपेंसेस है, वो आपके डेबिट साइड में दिखेंगे। आप जो भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कोई भी पेमेंट कर रहे हो आप, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनाल्टी का, कोई फीस का, कोई और अदर अमाउंट है जो आप लाइबल हो पे करने के लिए, आप कोई भी टैक्सेस, कोई भी इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी, कोई भी अमाउंट पे करोगे, वो पेमेंट जो है आपके क्रेडिट साइड में दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के। ठीक है, ठीक है। अब मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर आपको आपके कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, और कोई लिमिट है क्या उस चीज की जो आपको करना है? ठीक है, क्योंकि अरे सपोज आपके कैश लेजर में 1000 रुपीज अवेलेबल है आज की तारीख में, ठीक है, एग्जाम्पल, आपके कैश लेजर में आज की तारीख में 1000 रुपीज अवेलेबल है। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपने टैक्स लाइबिलिटी पे की है, फॉर द मंथ ऑफ नहीं, जुलाई, for the month of May, for the month of June and for the month of July आपने टैक्स लाइबिलिटी पे की है। कितनी पे की है? 5000। ठीक है, उसके बाद में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई 2000। कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, इसको 10 कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में आपके डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल अमाउंट है 10,000 रुपीज। ठीक है, मई में आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 5000। ठीक है, 10 में से 5 गए, अब आपके पास में बचे कितने हैं? बैलेंस 5000 बचा है। ठीक है, फिर से आपने 2000 पे कर दिया, अभी कितना बैलेंस बचा? अब आपके अकाउंट में बैलेंस बचा 3000। जुलाई की आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो आई है, जुलाई की टैक्स लाइबिलिटी आपकी फिर से 5000 आई है, मतलब आप 2000 डेफिसिट में हो। आपको 2000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करने पड़ेंगे ताकि आप टैक्स पेमेंट पूरा कर सको। ठीक है, तो वो आप डिपॉजिट कैसे करोगे? क्या मोड्स है, आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आईएमपीएस क्या है मैम? इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होती है, इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। ठीक है, जो इमीडिएटली आपका मनी ट्रांसफर हो जाता है, या एनईएफटी, आरटीजीएस आप कर सकते हो, नो लिमिट। ठीक है, एंड आप ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन important important for your MCQs, important for your exam descriptive questions also। क्या मतलब, क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन केस स्टडी बना के पूछ ले। ठीक है, MCQs के लिए तो 101% इम्पोर्टेंट है। ओवर द काउंटर पेमेंट अगर आपको करना है, किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो आप ₹10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड, एक टैक्स पीरियड, फॉर एग्जाम्पल जुलाई, जुलाई मंथ के लिए आप पर चलान 10,000 रुपीज ओवर द काउंटर डिपॉजिट कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा आप कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इट मे बी नोटेड दैट restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of over the counter payment will not apply to deposit to be made by, क्या कहा? ये जो रिस्ट्रिक्शन है 10,000 रुपीज का, कहा एप्लीकेबल नहीं है? फर्स्ट, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर इन इंडिया। अगर आपको कमिश्नर खुद ही आके बोल रहा है कि आपको 15,000 डिपॉजिट करने हैं, तो आप कमिश्नर को बोलोगे क्या कि लिमिट तो 10,000 की है, मैं नहीं करूंगा? अरे भाई, वो खुद आके, कमिश्नर खुद आके आपको बोल रहा है कि आपको 15,000 पे करने हैं, तो उस टाइम पे कोई 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। कमिश्नर ने अगर बोला है 15 पे करना है, 20 करना है, तो आपको करना है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो डिपॉजिट कर रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिपॉजिट कर रहा है, तो उस केस में भी 10,000 वाली ओवर द काउंटर पेमेंट वाली लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। सेकंड, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर है और एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथोराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कोई भी एरा गैरा ऑफिसर आके कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी कोई भी ऑफिसर जाके किसी भी स्टूडेंट को मार रहा है, ठीक है, दिल्ली जंतर मंतर में, क्या वैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी ऑफिसर आपके आपको नहीं बोल सकता है। जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, जिसके पास में अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट ने, क्या अथॉरिटी दी गई है? कि आप रिकवर कर सकते हो आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई कोई भी ऑफिसर आके नहीं, कोई जिसको अथॉरिटी दी गई है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो अगर आपको आके बोल रहा है कि आपको ये इतना इतना अमाउंट 15,000, 12,000, 17,000, 20,000, वॉट एवर एग्जाम्पल यू में टेक, ठीक है, तो आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप ऑफिसर को ज्ञान नहीं दोगे कि 10,000 की लिमिट है सर, 10,000 की लिमिट है मैम, नहीं। अगर ऑफिसर आके बोलता है तो फिर एप्लीकेबल नहीं है ये रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा कोई प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड फॉर द अमाउंट्स कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी। अगर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या कोई एनफोर्समेंट एक्टिविटी है, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन आप पकड़े गए और आपको ऑथोराइज्ड ऑफिसर ने, प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि आपको तो अभी अमाउंट पे करना पड़ेगा, वॉट एवर द अमाउंट इज, फॉर एग्जाम्पल 25,000, तो उस टाइम पे आप ऑफिसर को नहीं बोल सकते 10,000 की लिमिट है सर, मैं कैसे पे करूंगा। आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी 10,000 की लिमिट ओवर द काउंटर पेमेंट में एप्लीकेबल नहीं रहेगी। 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला, एक कमिश्नर, फर्स्ट पॉइंट में ही है आपका कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रॉपर ऑफिसर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर आपको बोल रहा है पे करने के लिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप पकड़े गए हो, सॉरी, उस टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ क्या है। डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप कर सकते हो, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, थ्रू यूपीआई पेमेंट्स, थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। इन सब केसेस में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना अमाउंट डाल सकते हो। सिर्फ अगर आपको ओवर द काउंटर जाके पेमेंट करना है तो लिमिट है 10,000 रुपए की पर टैक्स पीरियड, पर चलान 10,000 रुपीज की लिमिट है। और लिमिट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट, कमिश्नर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर के केसेस में लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये जो पेमेंट आप करोगे, ये जो डिपॉजिट आप करोगे, कैसे करोगे? एक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? PMT-06 फॉर्म है एक, वो फॉर्म आप फाइल करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल। और जब आप PMT-06 फाइल करते हो तो उस PMT-06 के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक्स ओनली। जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी गई है, जिस बैंक को या जिस ब्रांच को, उस ऑथोराइज्ड बैंक के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। यू हैव टू फाइल फॉर्म PMT-06 किसके लिए? पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ताकि आप आपकी जीएसटी लाइबिलिटी पे कर सको, ठीक है। अंडरस्टूड? कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस जो दूसरे हैं वो देखेंगे। अगर कोई बैलेंस बचता है आपके ई कैश लेजर में, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड और रिफंडेड। एक तो आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा, या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो, ताकि आप जो नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो पे कर सको, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा या फिर रिफंड भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल पेमेंट मोड फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ स्विफ्ट नेटवर्क। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग के थ्रू आपको कोई जो है जीएसटी पे करना है या कोई अमाउंट डिपॉजिट करनी है, उसके लिए स्पेशल पेमेंट मोड है। आप स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू,
स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू वो स्पेशल पेमेंट मोड जो है फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग, आप उसके थ्रू वो अमाउंट डिपॉजिट करोगे। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली 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 एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, स्पेशल पेमेंट मोड है, थ्रू स्विफ्ट नेटवर्क आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर योर ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला पार्ट। ठीक है, क्या क्या था, सारे अमाउंट आप जितने भी डिपॉजिट कर रहे हो या आपको रिसिप्ट मिल रही है वो, एंड वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, क्या पेमेंट करने के लिए, वो आपके क्रेडिट डेबिट साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला पार्ट। Date of deposit of tax dues. Which date is to be considered as date of deposit of tax dues? को जो टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है, आप टैक्स पेमेंट डिपॉजिट करोगे तो कौन सी डेट मानी जाएगी कि आपने टैक्स पेमेंट डिपॉजिट किया है? ठीक है, जिस दिन आपने चेक प्रेजेंट किया बैंक को, क्या वो दिन मान लिया जाएगा? नहीं, वो दिन नहीं माना जाएगा। आपने जिस दिन पेमेंट कर दिया है बैंक में, क्या वो दिन माना जाएगा? नहीं, वो दिन भी आपका नहीं माना जाएगा। जिस दिन गवर्नमेंट के पास में वो पैसा पहुंचा, जिस दिन गवर्नमेंट के पास में वो पैसा पहुंचा, मतलब गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, उस दिन माना जाएगा कि हाँ, आपने टैक्स पे कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। अमाउंट जो आपका ड्यू है वो आपने डिपॉजिट कर दिया है। कब माना जाएगा? जिस दिन चेक दिया? नहीं। जिस दिन पेमेंट किया? नहीं। जिस दिन आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है, मतलब जिस दिन गवर्नमेंट के पास में पैसा पहुंच गया है, वो दिन माना जाएगा कि आपने आपका जितना भी टैक्स ड्यू है वो डिपॉजिट कर दिया है गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, केस स्टडी एमसीक्यू में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, ये चैप्टर में काफी छोटी छोटी पॉइंट्स है, लेकिन हर चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ मेजर और माइनर हेड्स होते हैं जीएसटी में। जीएसटी लॉ में कुछ मेजर और माइनर हेड्स दे रखे हैं। क्या है मेजर हेड्स? क्या क्या है? जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, ये आपके मेजर हेड्स है। ये मेजर हेड्स है, ये बड़े वाले है, ये मेन है। इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, स्टेट सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स, और आपका जो सेस है, ये आपके मेजर हेड्स के पार्ट बनते हैं। और जो हर मेजर हेड है, मतलब आईजीएसटी एक मेजर हेड है, सीजीएसटी एक मेजर हेड है, ईच ऑफ दिस मेजर हेड, ईच हर मेजर हेड में 5 माइनर हेड्स है। कौन से 5 माइनर हेड्स है? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस और अदर अमाउंट्स। हर मतलब क्या है इसका? आपका अगर आईजीएसटी हेड आपको दिख रहा है तो आपको आईजीएसटी के अंदर ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, अदर अमाउंट सब दिखेगा। सिमिलरली फॉर सीजीएसटी आपको सब दिखेगा, फॉर एसजीएसटी आपको सब दिखेगा, फॉर सेस आपको सब दिखेगा। हर मेजर हेड में 5 माइनर हेड्स है। क्या क्या है 5 माइनर हेड्स? टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी और दूसरे जो अमाउंट्स है, एनी अदर अमाउंट्स, कोई भी गवर्नमेंट आपको अमाउंट बोल सकती है। करेक्ट, ठीक है, ये आपके मेजर और माइनर हेड्स होते हैं। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल। मतलब क्या है? मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, आपने कोई टैक्स पेमेंट था, आपका ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं किया, आपने डिले किया है, नाउ गवर्नमेंट वांट्स यू टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट है वो सीजीएसटी पे करना था, 10,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, सीजीएसटी का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, उसमें उसमें 7,000 रुपए ही अवेलेबल है, 10 अवेलेबल नहीं है। 10 अवेलेबल नहीं है। और जो आपका आईजीएसटी का लेजर है ना, जो आपका आईजीएसटी का लेजर है उसमें 5,000 रुपीज अवेलेबल है। आईजीएसटी के लेजर में 5,000 रुपीज अवेलेबल है। कहीं पे भी रह सकते हैं, वो टैक्स हेड में रह सकते हैं, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, अदर अमाउंट, कोई भी हेड में रह सकते हैं। तो क्या आप
आपको पे कितना करना है 10, ठीक है। आपके सीजीएसटी में कितना अवेलेबल है 7, बचा कितना है 3000, ठीक है। तो क्या आईजीएसटी हेड का 5000 जो है वो 5 में से 3000 क्या आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर और माइनर हेड्स, कोई भी हेड में से आप कहीं पे भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, इट इज पॉसिबल, इट इज अलाउड अंडर जीएसटी लॉ। जरूरी नहीं है कि जिस हेड का पैसा आप उसी पेमेंट के लिए यूटिलाइज करोगे। अगर आपके पास में आईजीएसटी में इंटरेस्ट एप्लीकेबल है 5000, सीजीएसटी में इंटरेस्ट में आपके पास में अवेलेबल है 7000, ठीक है। 10,000 आपको पे करने हैं, 7 आपने तो जहां की वहां का पे कर दिया। आप आईजीएसटी का पेमेंट उठा के इधर सीजीएसटी पेमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। आप ही का पैसा है यार, आप ही का पैसा है ना, कहीं पे भी कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। गवर्नमेंट को खुद के पैसे से मतलब है, जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, दैट डजंट मीन एनीथिंग टू गवर्नमेंट। आप कोई भी मेजर हेड्स, कोई भी माइनर हेड्स क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हो, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला पार्ट, ठीक है, हो गया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कहीं पे भी साइड में लिख लो लगे तो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, हाँ, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या? जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ना आपका, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप क्या क्या पे कर सकते हो? क्या पे कर सकते हो? कोई भी टैक्स है आप पे कर सकते हो, हाँ। कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो, हाँ। उसके अलावा कोई पेनाल्टी है आप पे कर सकते हो, हाँ। कोई चार्जेस आप पे कर सकते हो, हाँ। ठीक है। कोई भी और अदर अमाउंट है आप पे कर सकते हो, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप कुछ कोई भी पेमेंट कर सकते हो, कोई भी, देर इज नो प्रोहिबिशन। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपका आरसीएम का पेमेंट होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स पेमेंट होता है इन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही आप पे कर सकते हो। आप आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लेजर जो है, आपका जो ई क्रेडिट लेजर है, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आरसीएम टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आरसीएम लाइबिलिटी है, दैट इज टू बी पेड ओनली एंड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप क्रेडिट लेजर, आपको बाकी कोई टैक्सेस जो भी है वो पे करने हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हो क्रेडिट लेजर। कैश लेजर, अगर आपको आरसीएम लाइबिलिटी है तो कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये हो गया ये सेकेंड पॉइंट। ये जो इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, कोई अदर चार्जेस, अदर अमाउंट्स जो है, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू ये पे कर सकते हो? नहीं, नहीं। ये सारे पेमेंट और आरसीएम वाला पेमेंट सिर्फ कैश लेजर से ही अलाउड है। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, सिर्फ आपको जीएसटी अगर कोई पे करना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, उतने के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो। नो अदर अमाउंट इज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इट में बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउट टैक्स, दैट इज जीएसटी ओनली। मतलब आपको अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनाल्टी, कोई फीस, कोई अदर चार्जेस आपके हैं, इट इज नॉट अलाउड थ्रू क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर इज ऑल्सो नॉट टू बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आरसीएम। आरसीएम या जो भी अदर अमाउंट है, ये सारे आप ई कैश लेजर से पे करोगे। सिर्फ आपका जो आउटपुट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ना, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सिर्फ उतना जीएसटी का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो। बैलेंस ऑफ एनी क्रेडिट लेजर विल बी कैरीड फॉरवर्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा ताकि आप अगले टैक्स पीरियड में
अमाउंट यूटिलाइज कर सको, जीएसटी पे कर सको। द इनपुट क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था, उसके क्रेडिट साइड में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या जो रिसिप्ट है वो सारी दिख रही है, ठीक है, वो सारी दिख रही है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का डेबिट साइड है, वह आप जो पेमेंट कर रहे हो वो सारी दिख रही है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक आप क्रेडिट लेजर है, इसमें भी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ठीक है। आपका जो क्रेडिट वाला साइड है, यहाँ पे क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा जो आप आईटीसी क्लेम करोगे ना, जो भी आप आईटीसी का अमाउंट क्लेम करोगे, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट आपको आपके क्रेडिट में दिखेगा ई क्रेडिट लेजर के। और डेबिट साइड में क्या दिखेगा? डेबिट साइड में जो भी आप टैक्स पेमेंट करोगे, जीएसटी पेमेंट करोगे, वो आपको डेबिट साइड में दिखेगा। ई क्रेडिट लेजर में सिर्फ इतना ही होता है, आईटीसी कितना है और उसको यूटिलाइज करके आपने टैक्स कितना पे किया है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दिखेगा क्रेडिट लेजर में, क्योंकि आप कोई और चीज के लिए ई क्रेडिट लेजर यूटिलाइज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने शायद आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा दिया, बट मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी। क्या क्या हम लोग देखेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका, अगर आपको वो यूटिलाइज करना है, किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है? टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको वो यूटिलाइज करना है, करेक्ट, ठीक है। तो आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? कैसे भी आड़ा टेढ़ा नहीं, रूल्स है और आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, पहला आपके पास में आईजीएसटी का जो क्रेडिट अवेलेबल है, जो आईजीएसटी का आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है, उसके बाद में आपके पास में अवेलेबल रहेगा सीजीएसटी का क्रेडिट, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास में अवेलेबल रहेगा एसजीएसटी या जो आपका यूटीजीएसटी होता है उसका क्रेडिट, ठीक है। आपके पास में 3 चीजें अवेलेबल रहेगी। अब ये जो क्रेडिट है, ये आप टैक्स पेमेंट करने के लिए, आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करोगे। कैसे? जो आईजीएसटी का क्रेडिट है, जो आईजीएसटी का आपका क्रेडिट है, वो आप सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एक बार आपने पूरा आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप इसे सॉरी उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो सीजीएसटी का टैक्स पेमेंट करने के लिए, या फिर आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है उसका टैक्स पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज होगा आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट करने के लिए। जब पूरा आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट हो गया, उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी है उसका टैक्स पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये जो पेमेंट है ना, ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट है, ये आप कोई भी प्रपोर्शन में, इन एनी प्रपोर्शन आप पेमेंट कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जैसे चाहे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब ये आईजीएसटी का जो आपका क्रेडिट है ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट जब हो जाएगा ना, मतलब पूरा जब आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो गया, आपके पास में नहीं है अब, उसके बाद आप शिफ्ट करोगे सीजीएसटी के क्रेडिट पे, ठीक है। अब जो सीजीएसटी का आपका क्रेडिट है, आई एम सो सॉरी, ये पता नहीं क्या ग्लिच दे रहा है। सीजीएसटी का जो आपका क्रेडिट है वो आप सबसे पहले यूटिलाइज करोगे सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए। एक बार आपने सीजीएसटी का पेमेंट पूरा कर दिया, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो अगर कोई आईजीएसटी का पेमेंट बचा है उसके लिए,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक बार पूरा सीजीएसटी का क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गया, नहीं आपके पास में सीजीएसटी का क्रेडिट बचा है, उसके बाद आप जो आपका एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है उस क्रेडिट पे शिफ्ट होगे। जब आप यहाँ पे शिफ्ट होगे तो सबसे पहले आपका जो एसजीएसटी का या यूटीजीएसटी का टैक्स पेमेंट है वो होगा, करेक्ट, ठीक है, वो होगा। और जब ये पूरा पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप आईजीएसटी के पेमेंट के लिए ये क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। अभी मैम, जब आईजीएसटी की क्रेडिट की बारी आई थी तो आपने आईजीएसटी लिखा, एसजीएसटी भी लिखा, सीजीएसटी भी लिखा, लेकिन जब सीजीएसटी एसजीएसटी की क्रेडिट की बारी आई तो सिर्फ यहाँ पे आईजीएसटी ही लिखा गया। हाँ, हाँ, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको अगर रात में 2 बजे पे कोई उठा के पूछा तो आपको ये पता रहना चाहिए क्या, जो आपका एसजीएसटी एंड सीजीएसटी का क्रेडिट है ये आप क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट अलाउड। आप सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी पेमेंट के लिए नहीं ले सकते हो, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी पेमेंट के लिए आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज नॉट अलाउड अंडर जीएसटी। ठीक है, मैं फटाफट फिर से अगर बता दूं, आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी पेमेंट पूरा हो गया उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी कोई भी प्रपोर्शन में चलेगा। सीजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी पेमेंट, आईजीएसटी पेमेंट, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का पेमेंट और आईजीएसटी का पेमेंट। सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, नो मैटर व्हाट, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखिए कहा है, हाँ, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जो आपका है, आईजीएसटी जो है आप आईजीएसटी पे करोगे, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, ठीक है। फिर ये कंप्लीटली पहले जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सीजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी, फिर सेकंड नंबर पे आया आईजीएसटी, फिर ये फुल्ली यूटिलाइज होगा, उसके बाद एसजीएसटी उसका पेमेंट और फिर आईजीएसटी का पेमेंट। द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, दिस फिनिशेज योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर देख लिया, क्रेडिट लेजर देख लिया, देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, जो भी आप अमाउंट पे करते हो गवर्नमेंट को, आपके टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, कोई अदर अमाउंट्स है, हर अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, these आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन योर ई लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, जो भी अमाउंट आप इंटरेस्ट, टैक्स, पेनाल्टी, फीस, वॉट एवर यू आर पेइंग, everything is recorded and maintained in your e liability register। यूटिलाइज आप कैसे करोगे आपके ई लाइबिलिटी रजिस्टर, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। ठीक है, कैश लेजर से आप अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, इंटरेस्ट और टैक्स पेबल और अदर ड्यूज, कोई भी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे कर सकते हो। लेकिन जो आपका क्रेडिट लेजर है, अमाउंट पेबल टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ओनली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपके ई लाइबिलिटी रजिस्टर में कैश लेजर और क्रेडिट लेजर और डेबिट अमाउंट्स जो सारी है वो दिखाई आपको देगी। ठीक है, अगर जो टैक्सेबल पर्सन है जिसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या है, किस ऑर्डर में, किस क्रोनोलॉजी में गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। सबसे पहले जो टैक्सेबल पर्सन है वो खुद का टैक्स जो है सेल्फ असेस करेगा, जो भी अदर ड्यूज है वो सेल्फ असेस करेगा। जीएसटी इज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स, जीएसटी एक सेल्फ असेस्ड टैक्स होता है, आप खुद को कैलकुलेट करना होता है कितना मेरा जीएसटी लाइबिलिटी है, कितना मेरा पेमेंट मुझे करना है गवर्नमेंट को। तो जो सेल्फ असेस टैक्स है, इट रिटर्न्स रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है, जून मंथ का
जून मंथ का या मई मंथ का मेरा कोई रिटर्न है, कोई रिलेटेड टैक्स है जो मैंने जून का या मई का पे नहीं किया है, सो सबसे पहले तो जो प्रीवियस टैक्स पीरियड से उन प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो जीएसटी है वो पे किया जाएगा। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड के अमाउंट आप पे करोगे। जब मई जून अगर आपका पेंडिंग चल रहा है वो पे करो, उसके बाद करंट मंथ पे आओ, जुलाई का टैक्स पीरियड, जुलाई मंथ का जो टैक्स है वो पे किया जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे अगर कोई अदर ड्यूज है इंक्लूडिंग एनी डिमांड, अगर कोई आपने सेक्शन 73, 74, 74A जो कि आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जो सेक्शन है ये शो कॉज नोटिस रिलेटेड सेक्शन है कि अगर आप कुछ गलत करते हो पकड़े गए तो आपको शो कॉज नोटिस दी जाती है, अमाउंट आपसे डिमांड किया जाता है, कोई अदर ड्यूज है जो आपको पे करनी है, तो वो आता है आपके थर्ड नंबर पे। सबसे पहले आप टैक्स लाइबिलिटी पे करोगे प्रीवियस टैक्स पीरियड्स की, उसके बाद आप पे करोगे करंट टैक्स पीरियड की, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अदर अमाउंट, अदर ड्यूज। ठीक है। रिडक्शन इन पेनाल्टी, इफ टैक्स गेट रिड्यूस्ड बाय आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी एज मेंशन इन शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर, द ई लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। अगर अगर जो आपको डिमांड ऑर्डर या शो कॉज नोटिस मिली थी, टैक्स पे करने के बाद में टैक्स पे करने के बाद में जो आपको इंटरेस्ट या पेनाल्टी डिमांड की गई है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है टैक्स पे करने के बाद में, तो जो अमाउंट है, जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा वो आपके जो आपका ई लाइबिलिटी रजिस्टर्ड है उसमें क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देगा। आपका जो ई लाइबिलिटी रजिस्टर है उसमें क्रेडिट होगा, वो करेक्ट मतलब अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सही पॉइंट है, याद रहे, पढ़ लेना बस। ठीक है। मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट लेजर, डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर में मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल ओनली टैक्स कैन बी पेड। सिर्फ टैक्स आप पे कर सकते हो, ये मैंने बहुत बार बता दिया। और कैश के थ्रू आप बाय डेबिट इन कैश लेजर ऑफ टैक्स पेबल अंडर कॉमन पोर्टल पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। ठीक है। ठीक है, आप क्रेडिट लेजर यूटिलाइज करोगे, क्रेडिट होगा अमाउंट और पेमेंट आपका कैश में पे किया जाएगा इन कैश बाय डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, बेसिक, वेरी बेसिक। ठीक है। नाउ सर्टेन लाइबिलिटी ओनली टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर ओनली। मैंने आपको ऊपर जब कैश लेजर पढ़ाया था तब बोला था कि अगर आपको कोई आरसीएम पे करना है तो आप ई कैश लेजर से ही पे करोगे। इसके अलावा अगर कोई टीडीएस है, कोई टीसीएस है, दिस विल बी पेड थ्रू ई कैश लेजर ओनली। ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी के थ्रू अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो वो ई कैश लेजर, इंटरेस्ट पेनाल्टी फीस के थ्रू अगर आप इंटरेस्ट पेनाल्टी या कोई फीस कोई अदर अमाउंट है वो आपकी ई कैश लेजर के थ्रू जाएगी। ई लाइबिलिटी ई क्रेडिट लेजर के थ्रू आप नहीं डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि जो ई क्रेडिट लेजर आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आप आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो, उसके अलावा जितने भी पेमेंट है टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम, कॉम्पोजिशन, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, अदर चार्जेस, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज पेड थ्रू ई कैश लेजर। ठीक है। अब रिफंड कुछ ई कैश लेजर में, ई क्रेडिट लेजर में आपके आएंगे अगर कोई एक्सेस बैलेंस है, मतलब जितना पे करना था उससे ज्यादा आपका कोई बैलेंस है क्रेडिट लेजर, कैश लेजर में। अगर कैश लेजर है, इट वुड बी इमीडिएटली अलाउड ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन रिफंड फॉर्म RFD-01। जब आप RFD-01 एक फॉर्म है, ये गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट के आप फाइल करोगे RFD-01 तो आपके ई कैश लेजर में इमीडिएटली आपको रिफंड दे दिया जाएगा, तब का तब। लेकिन जो आपका ई क्रेडिट लेजर है उसका रिफंड इमीडिएटली नहीं आता है। रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस: आईटीसी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, डिटेल डिस्कशन इन रिफंड चैप्टर जो कि आपका सीए फाइनल लेवल पे है, सीए इंटर लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या? ई क्रेडिट लेजर का कोई रिफंड नहीं मिलता है, लाइफ टाइम ये कैरी फॉरवर्ड होता है, इसका कोई रिफंड नहीं मिलता है एक्सेप्ट अगर आपका कोई जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या था? इसमें दो चीजें थी, एक जो आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करते हो वो, एंड सेकेंड आपका एक्सपोर्ट
दिस टू आर इंक्लूडेड इन योर जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आप कोई जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा तब का तब। और इन्वर्टेड ड्यूटी रेट, ये एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, आपको कुछ नहीं उसका याद रखना है, आपके फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रिफंड नहीं मिलता है, वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है, आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, ठीक है। और कैश लेजर का रिफंड तब का तब इमीडिएटली RFD 01 फाइल करने पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांसफर बिटवीन ओन ई कैश लेजर। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर यूजिंग PMT 09 अमाउंट बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड्स विद इन ई कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ऊपर मैंने आपको बता दिया था जब मेजर माइनर हेड्स में आपको पढ़ा रही थी कि एनी ट्रांसफर बिटवीन एनी हेड इज अलाउड, क्रॉस ट्रांसफर आप कर सकते हो, हर चीज अलाउड है, ठीक है। ई कैश लेजर ऑफ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन PMT 09 अवेलेबल इन major and minor heads of IGST, CGST in cash ledger of deemed distinct person। जो आपका deemed distinct person है उस वहां पे भी आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो एनी अमाउंट अवेलेबल इन मेजर एंड माइनर हेड्स प्रोवाइडेड देयर इज नो अनपेड लाइबिलिटी इन फर्स्ट। जहां से ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे कोई अनपेड लाइबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वहां पे अगर आपने पूरा लाइबिलिटी पे कर रखा है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं AB, ठीक है, मैं हूं AB, ठीक है। एक मेरे ब्रांच है कहीं पे तो वेस्ट बंगाल में, ये मेरा है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब मेरा जो ई कैश लेजर है या मेरा जो ई क्रेडिट लेजर है, यहाँ पे जो भी अमाउंट अवेलेबल रहेगा, प्रोवाइडेड मैंने पूरा जितना मेरा टैक्स है सब कुछ पे कर दिया हो, कुछ बैलेंस अमाउंट अगर बचा है, कुछ बैलेंस अमाउंट अगर बचा है तो मैं यहाँ पे इस इधर के हेड्स में ट्रांसफर कर सकती हूँ। इट इज अलाउड एनी ट्रांसफर बिटवीन मेजर हेड्स और माइनर हेड। लेकिन ट्रांसफर ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ SGST बिटवीन DDP इज नॉट अलाउड। क्यों 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 नहीं अलाउड है? SGST UTGST ये विद इन स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। मेरे दूसरा जो ब्रांच है वेस्ट बंगाल का, मेरा महाराष्ट्र, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, ये डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का है, मैं वो वेस्ट बंगाल के डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, नॉट अलाउड। CGST का IGST का आई कैन, SGST और UTGST जो है उसका ट्रांसफर बिटवीन मेजर माइनर हेड इज नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ऊपर जब मैंने आपको बेनिफिट्स या जो की फीचर्स है वो पढ़ाए थे तब हमने देखा था चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान जनरेट होती है, राइट, ठीक है, टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो जो आपका टैक्स पेमेंट बाय चालान है वो हम अभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले थ्योरेटिकल है, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, सब कुछ थ्योरेटिकल है। CPIN, CIN, BRN, EFPB क्या होता है? CPIN स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर है आइडेंटिफाई करने के लिए चालान। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक चालान जनरेट हो रहा है उसके लिए एक 14 डिजिट का नंबर होता है, उसको CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। और इसका वैलिडिटी पीरियड है 15 दिनों के लिए। 16वें दिन पे ये नंबर इनवैलिड हो जाता है। विद इन 15 डेज आपको आगे की प्रोसीजर करनी पड़ती है। CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर चालान, ठीक है। नेक्स्ट CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय बैंक्स वंस पेमेंट इन ल्यू ऑफ चालान इज सक्सेसफुल। ये 17 डिजिट का होता है, इसमें 3 डिजिट खुद के बैंक के खुद डालती है कोड। CPIN जनरेट हो गया, फिर आप पेमेंट करोगे, ठीक है, जब आप पेमेंट करोगे तो बैंक CIN जनरेट करेगी, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 17 डिजिट का रहेगा, मतलब 14 डिजिट जो आपका कोड था CPIN का वो प्लस 3 डिजिट वो ऐड करती है बैंक के खुद के कोड का, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक रेफरेंस नंबर BRN एक ट्रांजैक्शन नंबर है फॉर पेमेंट्स अगेंस्ट चालान। आप कुछ भी पे करो, ठीक है, बैंक का आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो होता है। तो जब आप थ्रू चालान GST पे कर रहे हो, ठीक है, तो CIN जनरेशन के बाद बैंक BRN दैट इज बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगी फॉर योर ट्रांजैक्शन नंबर जो आपने चालान के थ्रू पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद EFPB क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। These are the branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST.
EFBB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, जो हमने ऑथोराइज्ड बैंक का डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है। चाहे बैंक है चाहे कोई बैंक का ब्रांच है, जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है। क्या अथॉरिटी दी है? अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस, पेमेंट, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है। वो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी दी है। तो जो बैंक की ब्रांचेस है, जिनके पास में अथॉरिटी है, वो वो EFBB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच होता है। दीज आर ब्रांचेस ऑथोराइज्ड विच आर कलेक्टेड टू कलेक्ट विच आर ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ GST, ठीक है। CPIN, CIN, BRN, EFBB। CPIN जब आप चालान जनरेट करते हो तब वो नंबर जनरेट होगा 14 डिजिट का, 15 दिन की वैलिडिटी। जब आप बैंक में वो चालान आपका जाएगा तो बैंक CIN जनरेट करेंगी, जो 17 डिजिट का कोड होगा उसमें 3 डिजिट बैंक खुद के ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो आपने जो चालान के थ्रू पेमेंट किया है, उसका एक बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। और EFBB क्या है? जो ब्रांचेस है, जो ऑथोराइज्ड है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ब्रांच, ठीक है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो। अब मैनुअल चालान एप्लीकेबल और अलाउ? नो, नो, नो। इलेक्ट्रॉनिक चालान ही आपका जनरेट होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान फॉर वेरियस टैक्सेस और पेमेंट्स आर पेड? देयर इज अ सिंगल चालान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्स। आपको कोई फी, कोई टैक्स लाइबिलिटी, कोई सेस, कोई अमाउंट, कोई पेनाल्टी, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी पे करना हो, क्या हर चीज के लिए अलग अलग चालान है? नहीं, एक सिंगल टाइप ऑफ चालान है। आपको कुछ भी पेमेंट करना है, एक ही टाइप का चालान है जो जनरेट होता है, ठीक है। कोई अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड टू चालान, ये सब पॉइंट MCQ में, थ्योरी में पूछे जाते हैं, ठीक है। एनी पर्सन और अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन जनरेट अ चालान इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, enter the details deposited by him towards tax, interest, penalty। ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे पेमेंट करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं ही जनरेट करूंगी चालान। मेरे बिहार पे कोई भी, जो मेरा GST प्रैक्टिशनर है, जिसके पास में मेरा GST का काम दिया गया है, तो मेरे बिहार पे वो मेरा चालान जनरेट करेगा ना, करे, ठीक है। और ई चालान वैलिडिटी फॉर 15 डेज, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। इट हैज टू बी सबमिटेड इन द बैंक। द वैलिडिटी ऑफ द मैंडेट इज ऑल्सो 15 डेज। जब पेमेंट होगा तो मैंडेट मिलेगा, मैंडेट का वैलिडिटी 15 दिन रहेगा, और वो मैंडेट आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। जब क्रेडिट हो जाएगा आपका अमाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में, तब CIN जनरेट होता है एंड बाय द कलेक्टिंग बैंक विच विल बी इंडिकेटेड इन चालान। CIN जब जनरेट होगा ना, तो 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 ये हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं पूरी, ठीक है। ये हम पूरी प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। जब CIN जनरेट होगा, वो आपके चालान में रिफ्लेक्ट होगा। कब CIN जनरेट होगा? जब बैंक, जो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है, उसमें अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा तब। ऑन रिसीट ऑफ CIN, सेड अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू ई कैश लेजर। जब मेरे को CIN मिला तो मेरा जो ई कैश लेजर है, उसमें क्रेडिट साइड में वो अमाउंट दिख जाएगा कि हाँ, इतना मैंने पे कर दिया है। इफ CIN इज नॉट जनरेटेड, अगर CIN नहीं जनरेट हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपके जो लेजर है उसका क्रेडिट में नहीं दिख रहा, इसका क्या मतलब है? वो दर्शाएगा, वो आपको ऐसा शो होगा कि आपका टैक्स पेमेंट बाकी है, जबकि आपने टैक्स पेमेंट तो कर ही दिया है। बैंक के तरफ से इशू है, बैंक ने CIN जनरेट नहीं किया है। तो आप क्या करोगे? आप एक रिप्रेजेंटेशन, जो GST PMT 07 एक फॉर्म होता है, उसमें आप एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को, बैंक को दोगे कि भाई मेरा CIN जनरेट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। वेयर द बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ CIN। लेकिन इसका मतलब क्या है? पहले तो CIN जनरेट ही नहीं हुआ था। इस केस में क्या है? जनरेट हुआ है लेकिन बैंक फेल हो गई, कम्युनिकेट नहीं कर पाई आगे। उस केस में PMT 06 आप फाइल करोगे कॉमन पोर्टल पे। एक रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगा कि बैंक के तरफ से मुझे CIN जनरेट नहीं मिला है, ठीक है। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इज डीम्ड डेट ऑफ डेबिट इन कैश। मैंने ऊपर पढ़ाया कि आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, वो दिन नहीं मैटर करता। जिस दिन गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा पहुंचा, उस दिन माना जाएगा कि आपका डिपॉजिट हो गया है पैसों का, ठीक है। और उसी दिन आपका ई कैश लेजर में डेबिट जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। एनी अमाउंट डिडक्टेड फॉर TDS और TCS, ठीक है, सेड अमाउंट वाज डिडक्टेड शैल बी क्रेडिटेड इनटू। जो आप TDS डिडक्ट करते हो या TCS कलेक्ट करते हो, ठीक है,
वो आपके ई कैश लेजर के क्रेडिट में दिखाई देगा, जो मैंने ऊपर एक दो बार ये चीज आपको पढ़ा दी। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपके ई कैश लेजर में आपको लग रहा है कुछ गलत है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिपॉजिट आपने किया है बट दिख नहीं रहा, सीआईएन जनरेट नहीं हुआ, वॉट एवर, देन जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहेगा उसमें आप एक रिप्रेजेंटेशन जो आपके जुरिस्डिक्शन में ऑफिसर है उसको कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, और एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी को पेमेंट करना है तो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 TIN टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर वो ले सकता है जो अनरजिस्टर्ड, मतलब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उसने, उसको कोई टैक्स पेमेंट करना है तो कैश लेजर तो वो टिन लेगा, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉमन पोर्टल से जनरेट होगा एंड देन ही विल पे द। ठीक है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, एक ये हटा है। हाँ, जो सपोज अभी क्या है, अभी चल रहा है जुलाई, करेक्ट, ठीक है, अभी चल रहा है जुलाई। एज पर जीएसटी लॉ जुलाई मंथ का टैक्स पेमेंट जीएसटी रिटर्न मुझे फाइल करना पड़ता है टिल 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज मुझे जुलाई का पेमेंट 20th ऑफ अगस्त तक पेमेंट करना पड़ेगा। किस चीज का, टैक्स का, कौन से मंथ का, जुलाई का। ये हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी ये इंटरेस्ट का समझने के लिए इतना ध्यान रखो कि अभी करंट मंथ का टैक्स जो है अगले महीने के 20 तारीख तक पे करना होता है, 20 तारीख इज योर ड्यू डेट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने 20 तारीख को जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने टैक्स पेमेंट नहीं किया। मैंने कब किया, मैंने मैंने लेट किया, मैंने किया 28th ऑफ अगस्त को। क्यों लेट किया, नहीं हुआ, भूल गई, कुछ इशू होगा, वॉट एवर, XYZ रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, मैंने जो रिटर्न है टैक्स पेमेंट है वो किया 28 अगस्त को फाइल किया। तो मैंने कितने दिन लेट किया, हाउ मेनी डेज, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 दिन। ठीक है, तो ये जो 8 डेज है जो मैंने डिले किया है, गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि 20 तारीख तक पेमेंट करना होता है, मैंने 8 दिन का डिले कर दिया है, तो क्या गवर्नमेंट मेरे को ऐसे ही छोड़ देगी? ऐसे तो कोई भी उठ के कभी भी पेमेंट करेगा तो नहीं चलेगा ना, गवर्नमेंट मुझसे इंटरेस्ट लेगी, गवर्नमेंट मुझसे इंटरेस्ट लेगी। कितना इंटरेस्ट लेगी, 18% पर एनम, 18% पर एनम। और ये जो इंटरेस्ट है ये डे वाइज बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे टैक्स पेमेंट करना था 100 रुपीज का। ठीक है, ठीक है। अब मैंने 8 दिन डिले किया है, तो गवर्नमेंट जो है मुझसे इंटरेस्ट लेगी, कितना इंटरेस्ट लेगी, 100 रुपए पे 18% इंटरेस्ट लेगी 8 दिनों के लिए। बेसिक मैथ्स समझ में आ रहा है, बेसिक मैथ्स। 100 पे 18% फॉर 8 डेज मुझसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो भी अमाउंट दिस इज, कैलकुलेटर पे देख लो, इतना अमाउंट मतलब 100 प्लस दिस इंटरेस्ट वाला अमाउंट, ये टोटल जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, अगर आप डिले करोगे तो गवर्नमेंट 18% पर एनम, जो कि डे वाइज बेसिस पे कैलकुलेट होता है, आपसे इंटरेस्ट वसूल। ठीक है, यही लिखा है, व्हेन इज इंटरेस्ट पेएबल, केसेस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट इन टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड विल बी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जो भी ड्यू डेट के बाद में हमने गिना 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हमने गिना। ठीक है, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट दे रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। ठीक है, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रूल 88। ठीक है, नाउ नाउ ये तो आपका इंटरेस्ट लिया गया है, डिले आपने पेमेंट किया है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आपसे और इंटरेस्ट लेगी, कौन सा, रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, ये कैसे पे करते हो, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ योर
टैक्स क्रेडिट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, करेक्ट, ठीक है, थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब अगर आपने गलत तरीके से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेल नहीं करना चाहिए था, वो आपने कर दिया है, आईटीसी आपने अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया है तो कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं है। मैंने मैंने अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक क्रेडिट है उसका आईटीसी मैंने अवेल किया लेकिन मैंने यूटिलाइज नहीं किया उसको, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर मैंने यूटिलाइज कर लिया उस रॉन्गफुल अवेल्ड आईटीसी को, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल रिवर्सल डेट। मतलब आज फॉर एग्जांपल अपने केस में क्या था डेट, मैंने कब पेमेंट किया था, 28 अगस्त को पेमेंट किया था मैंने, राइट, ठीक है। जब मैंने 28 अगस्त को टैक्स पेमेंट किया था तब मेरा आईटीसी था, फॉर एग्जांपल समझ लो 50 रुपीज का, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं बस समझने के लिए। 50 रुपीज का आईटीसी मैंने रॉन्गली अवेल भी किया था, 100 रुपए का टैक्स पेमेंट में मेरे को करना था जिसमें से 50 का आईटीसी मैंने रॉन्गली अवेल किया था और रॉन्गली मैंने वो यूटिलाइज किया है फॉर पेमेंट ऑफ दिस 50 रुपीज। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि इसको रिवर्स कर, दिस इज नॉट अलाउड, रिवर्स इट। तो जब मैंने रिवर्स किया, मैंने कब रिवर्स किया, मैंने रिवर्स किया 31 अगस्त को, ये आईटीसी मैंने रिवर्स किया, मतलब 29, 30, 31, टोटल कितना डे, 3 डेज। गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट इन 3 दिनों का भी इंटरेस्ट मुझसे लेगी, दैट इज 50 into 18% फॉर 3 डेज। ये इंटरेस्ट भी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिले करोगे तो भी इंटरेस्ट लिया जाएगा, कुछ गलत लोग करोगे तो भी आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो आईजीएसटी का टैक्स है वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अमाउंट वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करे। सिमिलरली उल्टा, फॉर एग्जांपल कोई एसजीएसटी का पेमेंट, एसजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करके आपने आईजीएसटी का पेमेंट किया है, तो ये किसका है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये किसका है, ये स्टेट गवर्नमेंट का। आईजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे अमाउंट, और कुछ नहीं है बस। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 9, पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। पूरा अच्छे से, कुछ डाउट्स है तो पूछना, पूरा देख लिया है कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ई लाइबिलिटी रजिस्टर। उसके बाद में हमने देखा चालान के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, क्या फीचर्स है टैक्स प्रोसेस के, क्या बेनिफिट्स है वो देखे, कहाँ से कौन सा पेमेंट होना चाहिए वो देखा, इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, 18% इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे लेगी, ठीक है। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 9, पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारे वीडियोस लेक्चर्स आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।